नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट एग्जाम के लिए हिंदी विषय के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जो कि वर्ण विचार पर आधारित है और हमने आपको हिंदी के जो कुल वर्ण हैं उनके बारे में बता दिया था। अब हम इनको थोड़ा और विस्तार से समझेंगे अलग-अलग। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वरों की। किसकी चर्चा करेंगे? कि स्वर क्या होते हैं। तो अगर हम स्वर समझें कि स्वर क्या होते हैं हिंदी में, तो इनको हम देखते हैं स्वरों को कि ऐसे वर्ण क्या ऐसे वर्ण जो बिना किसी अवरोध के जो बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी वर्ण की वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं बोले जाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है। और हिंदी में इनकी संख्या 11 है। कितनी है? इनकी संख्या कितनी है हिंदी में? 11 है। ठीक है। कौन-कौन से हैं? अगर हम बात करें अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋषि, ए, ऐ, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ओ और आओ। इस तरीके से ये कितने वर्ण होते हैं? 11 स्वर वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक है। अब हम स्वरों को थोड़ा और विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहले होते हैं ह्रस्व स्वर। कौन से? अगर हम समझे स्वरों को अगर हम स्वरों को समझें तो स्वरों में सबसे पहले आएंगे ह्रस्व स्वर। कौन से स्वर? ह्रस्व स्वर। अगर हम इन्हें समझें कि ह्रस्व स्वर क्या होते हैं साथियों, तो ऐसे स्वर क्या इन्हें हम समझेंगे तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगे कम से कम समय लगे। ठीक है। कौन कौन से होते हैं ह्रस्व स्वर? इन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ये होते हैं 4। कितने होते हैं? ये 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। ये 4 होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है। आ, ई, उ, ऋषि ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं क्योंकि इन्हें उच्चारित करने में बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आते हैं दीर्घ स्वर में। किसमें आते हैं साथियों? दीर्घ स्वर में। दीर्घ स्वर क्या होता है अब हम ये समझेंगे। दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? तो देखिए ऐसे स्वर ऐसे स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से ह्रस्व स्वरों से ज्यादा समय लगे ज्यादा समय लगे ये क्या कहलाते हैं? दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब ये कितने हैं? अगर हम इनको समझें दीर्घ स्वरों को, तो दीर्घ स्वर कितने हैं?
ये हैं 7, ये 7 हैं। कौन कौन से? आ, ई, ऊ, ए, इधर लिखते हैं एक सही से, ए, ए, ओ और औ। तो ये होते हैं दीर्घ स्वर। इनके उच्चारण में क्या होता है कि ह्रस्व स्वरों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे प्लुत स्वर की। किसकी बात करेंगे? इसके बाद हम बात करेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की बात करेंगे कि प्लुत स्वर होता क्या है? ठीक है? तो सबसे पहले तो हम इसे क्या कहते हैं? बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर हम इसे समझने का प्रयास करें तो बहुमात्रिक इसे बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है? क्या कहते हैं? इसे बहुमात्रिक स्वर भी कहते हैं। त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है? इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं क्योंकि इसके बोलने में क्या है, 3 मात्रा का समय लगता है। या ऐसा भी कह सकते हैं कि इसे बोलने में या इसे उच्चारित करने में इसे उच्चारित करने में करने में दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वरों से अधिक समय लगता है। ठीक है? तो ये कौन से स्वर कहलाते हैं? प्लुत स्वर कहलाते हैं। जैसे जैसे में हम समझेंगे तो ओम क्या है? ओम जो होता है वो क्या होता है? प्लुत स्वर होता है। अगर हम उदाहरण समझें जैसे ओम, तो ये कौन सा स्वर होता है? प्लुत स्वर होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि प्लुत स्वर क्या होते हैं। ठीक है? तो आगे हम अब समझेंगे स्वरों को। ये हमने स्वरों के भाग समझे कि स्वर कौन-कौन से होते हैं। ठीक है? अब हम आगे समझेंगे उच्चारण की दृष्टि से स्वर कौन-कौन से होते हैं। क्या समझेंगे? उच्चारण की दृष्टि से स्वर कौन-कौन से होते हैं। अब हम इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं उच्चारण की दृष्टि से स्वर। क्या देखेंगे? हम देखेंगे उच्चारण की दृष्टि से स्वर। उच्चारण की दृष्टि से स्वर। हम ये समझेंगे कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कौन-कौन से होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें उच्चारण की दृष्टि से, तो सबसे पहले बात करेंगे अग्र स्वर की। किसकी बात करेंगे? अग्र स्वर की। ठीक है? उच्चारण की दृष्टि से अगर हम बात करें सबसे पहले तो अग्र स्वर। इनका उच्चारण कहाँ से होता है? जीभ के अगले भाग से। कहाँ से? जीभ के अगले भाग से इनका उच्चारण होता है। ठीक है? और होते कौन-कौन से हैं? तो ये भी देख लीजिए कौन-कौन से होते हैं। ये होते हैं ई, ई, ए,
ए। ठीक है, तो ये हो गए कौन से, अग्र स्वर हो गए। इसके बाद अब हम बात करेंगे मध्य स्वर की। किसकी बात करेंगे, मध्य स्वर की। मध्य स्वर की बात करेंगे, इनका उच्चारण कहाँ से होगा, जीभ के मध्य भाग से। जीभ के मध्य भाग से, जीभ के मध्य भाग से उच्चारण होगा इनका। और ये होते कौन कौन से हैं, इन्हें हम समझेंगे। तो जो मध्य स्वर होता है केवल आ होता है। कौन होता है, केवल आ। ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे पश्च स्वर की। किसकी बात करेंगे, पश्च स्वर की। ठीक है, तो अब इनका उच्चारण कहाँ से होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। जीभ के, जीभ के पिछले भाग से, जीभ के पिछले भाग से इनका उच्चारण होता है। और ये कौन कौन से होते हैं, तो बचे हुए सभी स्वर क्या होते हैं, पश्च स्वर। आ, उ, ऊ, ओ और औ। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये हो गए पश्च स्वर। क्या हो गए, पश्च स्वर हो गए। तो ये हमें याद रखना है। अब इसके बाद अब होता है संवृत। अब संवृत क्या होते हैं, हमें ये याद रखना है कि संवृत क्या होते हैं, या समृत स्वर समझ सकते हो, या समृत। ठीक है, अब हम समझेंगे समृत। आपको बिल्कुल विस्तार से वर्णमाला बताई जा रही, चूंकि इधर से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा विस्तार से बताया जा रहा है। तो समृत का क्या होते हैं कि जिनके, जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुले। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में, उच्चारण में मुख सबसे कम खुले। ठीक है, अब ये होते कौन कौन से हैं, समृत स्वर। आपको हम बताएं तो देखिए, समृत स्वर है ई और ऊ। क्या होते हैं, ई, ई का मतलब बड़ी ई, और ऊ का मतलब बड़ा ऊ। ठीक है, ये होते हैं समृत स्वर। अब इसके बाद आगे समझेंगे अर्ध समृत। क्या समझेंगे, अर्ध समृत। तो अर्ध समृत को बताने से पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे साथियों, कि वर्णमाला में कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, कहाँ स्पर्श करता है, किस में मुंह कम खुलता है, किस में ज्यादा खुलता है, कौन सा जीभ के अग्रभाग से, कौन सा पश्च भाग से। अगर हमें ये चीजें समझनी हैं, तो साथियों ये हमें खुद से अनुभव के आधार पर समझनी होगी। इससे हमें वर्णमाला का बहुत ही अच्छा ज्ञान हो जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि जो पश्च स्वर होते हैं वो जीभ के पिछले भाग से उच्चारित किए जाते हैं। तो हम इनको बोल के देखेंगे कि वास्तव में ये चीज़ सही है कि नहीं है। और जब आप इसको बोल के देखेंगे, तब आपको महसूस होगा कि हाँ, जो चीज़ हम बता रहे हैं आपको, वो वास्तव में सही है। और उसको आपको जब फ़ील करेंगे आप वर्णों को, तो आपको उसका नॉलेज भी बहुत अच्छा होगा। तो साथियों अब हम समझेंगे अर्ध समृत। क्या समझेंगे, अर्ध समृत। अर्ध समृत, अर्ध समृत क्या होते हैं। ठीक है, तो अर्ध समृत साथियों हम समझेंगे कि इनमें जो समृत होते हैं उनसे थोड़ा सा ज्यादा मुंह खुला होता है। ठीक है, तो अगर हम इधर लिखें तो समृत स्थिति से, ठीक है, समृत स्वरों से थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा मुख
खुलता है। समृत स्थिति से या समृत स्वरों से थोड़ा ज्यादा मुख खुलता है तो वो क्या कहलाते हैं? अर्ध समृत कहलाते हैं। और अर्ध समृत कौन कौन से होते हैं? ई और ऊ। ई और ऊ ये क्या होते हैं? अर्ध समृत होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे। तो अगला जब हम देखेंगे तो विव्रत देखेंगे। क्या देखेंगे? विव्रत। विव्रत विव्रत क्या होते हैं? ये सब हम स्वरों के बारे में आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो विव्रत क्या होते हैं ये हम समझेंगे। तो ऐसे स्वर जिन्हें उच्चारित करने में या जिन्हें बोलने में जिन्हें उच्चारित करने में सबसे ज्यादा मुख खुले। सबसे ज्यादा मुख खुले वो क्या कहलाते हैं? विव्रत कहलाते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आ। ठीक है। इसके बाद आए। ठीक है। इसके बाद औ। ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? विव्रत हो जाएंगे। आपको ये केवल फील करके समझना है। ठीक है। अब हम देखेंगे 7वां नंबर। 7वें में क्या देखेंगे? अर्ध विव्रत देखेंगे। क्या देखेंगे? अर्ध विव्रत। अर्ध विव्रत क्या होते हैं? अब हम अर्ध विव्रत देखेंगे। तो देखो, विव्रत स्वरों से ये क्या होते हैं? विव्रत स्वरों से थोड़ा थोड़ा कम मुख खोले। थोड़ा कम मुख खोले। ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? अर्ध विव्रत कहलाते हैं। और ये होते हैं ए ओ। कौन कौन से? ए ओ। ठीक है। और एक और होता है आओ। डॉक्टर वाला जो आओ होता है ये। तो ये क्या कहलाते हैं? अर्ध विभ्रत कहलाते हैं। तो ये हमने आपको बताया उच्चारण की दृष्टि से जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। आशा है आप सभी को समझ में आए होंगे। अब हम अगर बात करें ओठों की आकृति के आधार पर। ठीक है। क्या बात करेंगे? ओठों की आकृति के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार दो प्रकार के होते हैं। इन्हें भी हम देख लेते हैं। ये देखेंगे होठों की आकृति के आधार पर। आकृति के आधार पर स्वर इन्हें भी हम समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है। तो इन्हें समझने के लिए पहले थोड़ा सा इसको बीचों बीच कर देते हैं इस तरीके से। चलिए। होठों की आकृति के आधार पर अगर हम स्वरों को देखेंगे साथियों तो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले वृत्ताकार। ठीक है। तो अगर हम इधर देखेंगे तो वृत्ताकार होते हैं सबसे पहले नंबर। और इसमें होता क्या है? इनके उच्चारण में होंठ वृत्ताकार हो जाते हैं। ठीक है। इनके इनके उच्चारण में इनके उच्चारण में होंठ क्या हो जाते हैं? वृत्ताकार हो जाते हैं। वृत्ताकार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं?
वृत्ताकार हो जाते हैं। जैसे हम अभी नहीं समझे तो ऊ, ये आप बोलेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऊ, ओ, है ना, आओ और ये। ठीक है, इस तरीके से ये कौन कौन से स्वर हो गए, वृत्ताकार। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर में आवृत्ताकार स्वरों की। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, इनके उच्चारण में इनके उच्चारण में होंठ वृत्ताकार न होकर फैले रहते हैं, ना होकर फैले रहते हैं। ठीक है, जैसे अब इन्हें समझेंगे ये कौन कौन से होते हैं। अब आप इनको बोल के देख लीजिए, आ, ई, ई, ए, है ना। तो ये सब क्या हो गए, आवृत्ताकार स्वर हो गए। तो आशा है सभी को ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके बाद अगर हम स्वरों की अगर हम बात करें, अन्य महत्वपूर्ण अगर हम वर्गीकरण करें स्वरों का, तो एक चीज और है, अनुनासिक स्वर। क्या होते हैं, अनुनासिक स्वर। इनको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। अगर हम इधर से समझें, अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर, इसे हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि अनुनासिक स्वर क्या होते हैं। तो देखिए, ये होते हैं, इनके उच्चारण में, इन्हें बोलने में क्या होता है, इनके उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ, मुख के साथ साथ किससे, नाक से भी निकले, नाक से भी बाहर निकले, बाहर निकले। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, है ना। और जो इनका जो चिन्ह होता है वो क्या है, चंद्र बिंदु होता है। क्या होता है, इस तरीके से अगर हम इसका चिन्ह समझें तो ये चंद्र बिंदु होता है। ये होता है अनुनासिक स्वर का। चूंकि ये 2019 की टीईटी में पूछा गया है प्रश्न, इस वजह से हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, और अगर निरअनुनासिक क्या हो जाएंगे, निरअनुनासिक क्या हो जाएंगे, तो केवल अगर मुख से श्वास निकले तो निरअनुनासिक हो जाएंगे, है ना। बाकी जो जो स्वर हैं वो सब क्या हो जाएंगे, निरअनुनासिक हो जाएंगे, है ना। तो अब हम इसके बाद समझेंगे घोष और अल्प प्राण के बारे में, जो कि आगे हम बहुत ही अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अब हम व्यंजनों को समझते हैं, इसके बाद हम इसमें समझेंगे कि घोष क्या होते हैं और अल्प प्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं। इन सबको हम बड़े ही विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इनको समझने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, और जो व्यंजनों के बारे में हम चर्चा करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि अधिकतर लोग इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सभी लोग अपना ध्यान रखें।